बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक चैलेंज क्या, एक साजिश पहले अमेरिका से हुई थी और अब वो न्यूजीलैंड से साजिश का एक नया ताना बाना इमरान खान साहब के लिए तैयार हो गया है। और वो क्या है, इस पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली वो आगाह करूँगा आपको, शॉर्टली थोड़े से टाइम में। और दूसरा ये है कि अगरचे पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के तर्जमान बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान की फ़ौज को और उसकी कमांड को मत घसीटा जाए, लेकिन इसके बावजूद मामला जो हैं वो संभल नहीं रहे। और बात जो है वो जनरल फैज़ की आज भी हो रही है, कल भी हुई, आज भी हो रही है। और जनरल फैज़ साहब का तज़किरा जिस अंदाज में कल आसिफ अली ज़रदारी साहब ने किया था, उसके बड़े मानी हैं, बड़े वसी मानी हैं, बड़े गहरे मानी हैं। और उसका पाकिस्तान की सियासत में उसके क्या असरात जो हैं वो मरतब हो रहे हैं। सिर्फ एक जुमला, वो तो खुटे लाइन लगा हुआ है, एक जुमला कि वो तो खुटे लाइन लगा हुआ है, उसने पाकिस्तान की सियासत की हवाओं का रुख बदल के रख दिया है। किस तरह, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन पहले मुझे ना वो कुछ शेर याद आ रहा है कि निकलना खुल से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। एक सबक है उनके लिए कि जो अपनी ज़ात को ज़्यादा मुकद्दम रखते हैं, अपने ज़ाती मफाद को ज़्यादा मुकद्दम रखते हैं, दस्तूर को, कानून को, और अपने इदारे की साख को, और अपने इदारे की जो लॉयल्टी है उसको जब भूल जाते हैं, और किसकी खातिर भूलते हैं, ज़ाती मफाद की खातिर या फिर किसी और के मफाद की खातिर, गठ जोड़, तो फिर उनके साथ यही होता है जो इस वक्त हो रहा है। जो ज़ुबान, मतलब मैंने पाकिस्तान की का कोई DGISI जो है उसका ज़िक्र इतना, मतलब और भी रहे हैं, मतलब वो जिनके कोई पॉलिटिकल करैक्टर बाद में सामने आए, तो मतलब उनका इतना चर्चा नहीं था जितना साहब का हो गया है। तो इस पर भी मैं, जाहिर है कि इसी पर बात करेंगे कि इसकी कॉनोटेशन क्या है, इसके मतलब क्या है, इसका सियासी तर्जमा क्या है, तो और फिर इसके असरात क्या मुरतब हो रहे हैं। लेकिन ये जी औरत है ना जी, जसिंडा आर्डन, ये बहुत होशियार है, बहुत चालाक है। अमेरिका से पहले इसने साजिश की थी, जनरल कह रहा हूँ, हमारे जनरल ही कहना चाहिए था, बहरहाल चले, हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, माफ़ी चाहता हूँ, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और पिछले साल कर दी थी, बल्कि 2 साल पहले कर दी थी। पता अब चला है उन्होंने क्या किया था, कि उन्होंने ये किया था, सुने। Start the clock. We've created 92,000 jobs. We've built more than 2,200 state houses. We've banned offshore speculators. We've planted 140 million trees. We've got better cancer care through radiation machines, PharmAct funding, and created a central cancer agency. We've delivered cheaper doctors' visits for over 500,000 people. We're taking mental health seriously with mental health advisors and GPs and doctors' clinics across the country. We've increased minimum wage to $17.70. We've hired 2,000 more doctors and nurses. We're building more classrooms in schools for 100,000 students. We've brought unemployment to the lowest rate in 11 years. We've got the highest increase in wages in a decade. We've helped 1 million Kiwis pay their bills with their winter energy payment. We've boosted incomes for 384,000 families through the Families Package. We've increased school funding so parents don't have to pay school donations and NCEA fees. We're breaking the cycle of family and sexual violence with massive boosts in funding. We've deployed 1,607 new police officers. We've made state highways safer. We've banned single-use plastic bags. We've started the clean-up job on our rivers and lakes through planting trees and fencing waterways. We've supported young people into training and apprenticeships. We've introduced a free lunches in schools program. We've provided more funding for addiction treatment beds and services. We're paying teachers, nurses and police officers more. We've resumed contributions to the super fund. We've set standards for rental homes. We've extended paid parental leave. We've ramped up the research, development and tax incentives. We're helping homeless individuals through into homes through Housing First. We've banned military-style semi-automatic and assault rifles. We've introduced the zero carbon bill. We've started fixing rundown hospitals. We've invested in public transport, extended nurses in schools to cover decile 4 and 5 secondary schools for almost 30,000 extra students. We've passed the Child Poverty Reduction Act and have lifted between 50 and 70,000 children out of poverty. We've provided the first funding increase in 10 years to early childhood education. We've banned smoking in cars with children. We've began the Royal Commission of Inquiry into historic
historical abuse in state care and in care of faith-based institutions. We've set up a suicide prevention office and developed a suicide prevention strategy. We've created Mana and Aki, putting mental health support in every primary and intermediate school in Christchurch and Kaikoura. We gave families an extra $3,000 a year for the first year of a child's life. We boosted funding for air ambulances. We lifted the cap on gender reassignment surgeries. We banned microbeads. We boosted funding for KiwiRail. We reduced the prison population for the first time in a decade. We established Te Arawhiti, the Office for Māori Crown Relations, to make the Crown a better treaty partner. We increased New Zealand's refugee quota. We're leading on the Christchurch call to eliminate terrorist and violent extremist content online, and we're making sure New Zealand history is taught in all schools and kura. 2 minutes 56, but a great list. तो उन्होंने ये किया कि अपनी 2 साल की कारकर्दगी 2 मिनट में सुनाई, और जितनी स्पीड में सुनाई, मतलब वो टाइम कम था, कारकर्दगी ज्यादा थी। तो क्या इमरान खान साहब अपनी 3.5 साल या 4 साल 3.5 साल जो कारकर्दगी है वो 3.5 मिनट में 4 मिनट में, मैं तो कहता हूं कि उनको 10 मिनट भी दे दें, क्या वो सुना सकेंगे? ये एक चैलेंज मेरा नहीं है, ये चैलेंज मेरा नहीं है, ये चैलेंज जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने किया है, और ये उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया है। और उन्होंने कहा है कि जी कि हम तो खैर बड़ी देर से ये वाला वावेला करते आए हैं। मैं ज़ाती तौर पर जिस सियासी कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ, या जो मेरी पॉलिटिकल थाट्स हैं, सियासी नज़रियात और ख़यालात जो हैं, वो तो मतलब वो मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देते मैं किसी भी पाकिस्तानी को, जो अपने आप को पाकिस्तानी भी कहता है, जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी है और पाकिस्तान का पासपोर्ट भी है, और वो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म भी रहा है, और वो उसके पास कोई और नेशनैलिटी नहीं है, यानी उसने किसी और नेशनैलिटी का हल्फ नहीं उठाया हुआ, हमारे उमर भट्ट साहब की तरह। उमर भट्ट साहब हमारे जी दोस्त हैं, मेरे फिजिशियन है ना, हार्ट फिजिशियन, उनका नाम है डॉक्टर अज़हर साहब, डॉक्टर मोहम्मद अज़हर। डॉक्टर मोहम्मद अज़हर साहब के वो दामाद हैं और अमेरिका में होते हैं। तो एक दिन ऐਵੇਂ उनसे बातचीत हो रही थी सामने बैठे हुए, तो उन्होंने कहा मैं तो ट्रंप को वोट दिया था, इमरान खान के बड़े हमायती थी। तो मैंने उनको कहा कि आप वो उधर वोट कास्ट कर? हाँ करता हूँ। और उन्होंने बड़े मुझे सहूलत के साथ बताया कि मैंने तो अमेरिकन जो है वो ऊथ लिया हुआ है, नेशनैलिटी लेते वक्त ना अमेरिका के साथ लॉयल्टी का ऊथ होता है। और मैं कहा फिर बट साहब साढ़े नाल की करी जा रहे हो यार, मतलब आप हमारे मामलात में फिर क्यों एम को मोल चुकी जा रहे हो? तो खैर वो आगे से हंस पड़े, लेकिन वो जाहिर है कि जो आपका नेटिव जो होती है आबाई वतन जो होता है, जो आपका हकीकी वतन होता है, वो फिर तंग तो आपको वो मोहब्बत तो होती है ना उसके साथ। तो लिहाजा मैं किसी भी वतन के साथ जिसकी भी मोहब्बत है, मैं उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता। इवन कि जिन्होंने डुअल नेशनैलिटी ले ली उस पर मेरा वैसे एक इख्तलाफ है, लेकिन मैं गद्दार उनको भी नहीं कहता यार, मैं नहीं कह सकता। तो मैं इमरान खान साहब को भी नहीं कह सकता गद्दार, लेकिन पाकिस्तान के 2 बड़े मुदब्बर लोग थे जो कह गए थे कि जब इमरान खान साहब जो सियासत में उन्होंने कदम रखा था, तो तब डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने कहा था कि अब डॉक्टर साहब इसरार अहमद साहब जो है वो अपना उनका एक स्कूल ऑफ थाट है, वो यहूदो हनूद और सहू इनकी जो साजिशें हैं, और मैं उससे इनकार नहीं करता। मेरा तो खैर वो मानना ये है कि आपको अपना हाउस इन ऑर्डर रखना चाहिए, तो बाकी तो साजिशें दुनिया आपके खिलाफ करती है। तो लेकिन वो कहते थे कि ये जनाब ये तैयार किया जा रहा है, ये पीस ये पाकिस्तान में यहूदी तैयार कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बेटी दी, वो फिर आप उनके यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं। इसी तरह हकीम सईद साहब जो गवर्नर सिंध रहे हैं और हमदर्द के वो रूहे रवां थे, हमदर्द जो इदारा है ये हिकमत वाला, तो अद्वियात भी बनाते हैं, तो उन्होंने भी इसी तरह की कुछ बातें की हुई हैं इमरान खान साहब के मुतालिक। तो मरियम साहबा आज उनको याद कर रही थी कि मुझे अब उन बातों की समझ आ रही है कि ये इमरान खान साहब को तो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए लाया गया है। उन्हें बड़ी लंबी चौड़ी बात कही। असल मुद्दे की तरफ आते हैं। असल मुद्दा ये है कि उनसे मतीउल्लाह जान बड़े शरारती साफ़ी हैं, उन्होंने सवाल किया कि जनाब के आपके जो वज़ीर दिफा साहब हैं, जिनकी डोमेन में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो आती है, फॉल करती है उनके नीचे, तो वो उनके निगरान हैं। जाहिर है कि जो डिफेंस मिनिस्टर है वो उनका बॉस है, इमीडिएट बॉस है।
तो वो कह रहे हैं कि जी के जो वक्त आएगा नवंबर में अगला आर्मी चीफ तैनात करने के लिए, तो जाहिर है वजारत दफा का समरी तो वहाँ से जनरेट होनी है। तो वो कह रहे हैं कि जी कि जनरल फैज साहब का भी उसमें नाम आएगा, वो कंसीडर किए जाएंगे। ये बड़ा डिप्लोमेटिक और बड़ा एक सियासी बयान था। और इसका हवाला जब दिया मरियम साहबा को, तो मरियम साहबा जो है वो चूँकि लगी लपटी नहीं रखती अमूमन। और हाँ, जब उनको वो हो ना कि जी के मतलब उनकी पार्टी की तरफ से उनको कह दिया जाए कि अभी आपके बोलने का वक्त नहीं है, इश्यूज़ कुछ और तरह के हैं, वो गुड कॉप बैड कॉप वाली जो गेम है, शहबाज शरीफ स्कूल ऑफ थाट, नवाज शरीफ स्कूल ऑफ थाट जो मिलके खेलते हैं, तो फिर जो मरियम साहबा हैं वो पर्दे के पीछे चली जाती हैं, खामोश हो जाती हैं, कमेंट नहीं करती भी हैं, तो फिर वो अल्फाज उनके बता रहे होते हैं कि मैं इस सारे मामले से खुश नहीं हूँ, मतलब मेरा स्कूल ऑफ थाट कोई दूसरा है, सियासत है, बहरहाल इसको आप जो भी नाम दे लें। तो मरियम साहबा बड़ी खुल के बात करती हैं, वो तो फिर अगर किसी बात पे इख्तलाफ हो तो कम करती हैं, बोलती नहीं हैं, लेकिन जब करती हैं तो फिर वो जो होता है ना अगर मगर ये वो चूँकि चुनाचे, ये उनकी तबीयत का, उनकी आदत का खासा है। तो मरियम साहबा ने कहा कि जी पाकिस्तान की फ़ौज हमारे लिए मोहतरम इदारा है, पूरी कौम पाकिस्तान के इस्तेहकाम और हिफाजत के लिए फ़ौज पाकिस्तान को देखती है। पाकिस्तान की फ़ौज का सरबरा एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जो हर किस्म की तनकीद और शक व शुबे और उसकी रेपुटेशन जो है वो थोड़ी सी गैर जानिबदार हो, मतलब वो बदनाम ज़माना ना हो कि यार इसकी पॉलिटिकल एफिलेशन है। तो वो उन्होंने ये अवाम, मुल्क और फ़ौज पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। और मरीम नवाज़ उनका ये कहना था कि फ़ौज पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि कोई अहल और ऐसा शख्स जिस पर कोई दाग ना हो वो फ़ौज का सरबरा बने ताकि फ़ौज पाकिस्तान को लोग सल्यूट करते रहें। तो जनाब अली मतलब अब इसमें एक सबक है और बड़ा गहरा सबक है। वो सबक क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। इससे पहले क्या हुआ है, यानी कि इससे पहले हुआ है कल और एक इसके दरमियान आज हुआ है, यानी मरीम साहबा और जो आज एक और हुआ है, बिलावल भुट्टो साहब ने जो खिताब किया है, उन्होंने पार्लिमान के अंदर जो गुफ्तगू की है फ्लोर पे ऊपर खड़े होके, वो बड़ी मानी खेज़ है। और उन्होंने जब तहरीक अदम एतमाद वाला सिलसिला चल रहा था तो एक दिन पहले ये खबर हम दे चुके हैं, टेलिंग्स के ऊपर भी दे चुके हैं, इमदाद सुमरो साहब की भी अगर आपने व्लॉग सुना हो उन्होंने भी दी हुई, इसकी तरदीद किसी तरफ से नहीं आई थी। और एक मिनिस्टर साहब थे, मैं क्या उनका नाम लूँ, साबिक मिनिस्टर जो थे, उन्होंने ये वाला मैसेज दिया था जिसका जिक्र, जिसका एतराफ़ आज ये जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने किया है कि हमें कहा गया कि जी कि या तो रिलेक्शन है या फिर मार्शल लॉ है, देख लें। अब ये मार्शल लॉ की धमकी जो थी ये फ़ौज पाकिस्तान के सरबराह के बिहाफ के ऊपर नहीं थी, ये किसके बिहाफ के ऊपर पे थी, अब ये सवाल पैदा होता है। और फिर जो मुतालबा जो किया है जनाब वज़ीर ख़ारजा ने, यानी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, वो मुतालबा इस लिहाज से खौफनाक है कि वो जो धमकी जिसके बिहाफ पे दी जा रही थी वो कौन था। तो अगर आप मरीम साहबा ने जो बातें की हैं और जो कल आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक जुमला बोला है, अगर आप इन दोनों चीज़ों को मिला के देखें तो आपको समझ आएगी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को जो कोई धमकी दे रहा था मार्शल लॉ की, वो किसके बिहाफ के ऊपर दे रहा था कि मार्शल लॉ लग जाएगा। वो मार्शल लॉ नहीं था, मैं ये तस्दीक कर दूं, बिलावल भुट्टो साहब को भी बताने में शायद वो उनको तो उनके इल्म में है, लेकिन वो इनकलाब था। इनकलाब क्या था, मतलब इनकलाब नॉट इन गुड सेंस, वो एक बगावत थी सादा अल्फाज में, और वो नीचे से बगावत तो नहीं थी। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये माजी का हिस्सा है। और जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मुतालबा किया है कि इस सारे अमल की इंक्वायरी पार्लिमानी कमीशन करे कि पाकिस्तान के अंदर जो दस्तूर की खिलाफ वर्जी में कौन कौन शरीक था, यानी कि दस्तूर की खिलाफ वर्जी क्या हो रही थी, जो तहरीक अदम एतमाद के ऊपर रूलिंग दी उस वक़्त के डिप्टी स्पीकर ने, और जो अदालती अहकामात को भी सबताज करने की कोशिश की, किसके इशारे के ऊपर हो रही थी, पीछे कौन था। असल सवाल ये है सर जी, 2014 के धरनों के भी पीछे कोई था, जनरल रहीद शरीफ साहब नहीं थे। ये वो बातें हैं जो कहनी ज़रा मुश्किल इसलिए होती हैं कि ये पाकिस्तान के अदारों के वक़ार का मामला है। लेकिन बात यह है कि
वकार का लिहाज सबसे पहले तो आदमी ने खुद करना होता है ना। हमारे यहाँ एक मकूला मशहूर है कि ज़ुबान ज़द आम है कि आदमी की इज़्ज़त अपने हाथ में होती है, यानी कि वो अपनी इज़्ज़त करवाए, इस तरह की हरकतें करे। तो वो कौन था जो इस वक्त ये वाले या उस वक्त भी और इस वक्त भी ये सब कुछ कर रहा था? और वो कौन है कि जो आज एक बयान की वजह से इतना बेअसर हुआ है कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हक़ में बयान देने पर मजबूर हो गए हैं। हालांकि DGISP-R साहब ने दो टोक अल्फाज में आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या जो सवालात के जवाब दिए थे, उसका मतलब ये था कि हुज़ूर आला के आर्मी चीफ ही बहुत सब कुछ होता है। पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसका डिसिप्लिन खासा है। मैं कोट एंड कोट कहूँगा कि आर्मी चीफ जिस तरफ देखता है पाकिस्तान की 7 लाख फ़ौज भी उसी तरफ देखती है। और ये जो लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं कि जनाब के इमरान खान साहब जो हैं वो इतना जो तिड़ रहे हैं, ये जो धमकियां लगा रहे हैं, ये जो न्यूट्रल का ताना दे रहे हैं, और ये जो शेख रशीद साहब जो हैं वो गेट नंबर 4 की दावेदारी के बावजूद जो मैदारों को आंखें दिखा रहे हैं, उसके पीछे कहानी क्या है? उसके पीछे कहानी यही थी और कहानी यही है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और ये इंक्वायरी जो है इसका मुतालबा वज़ीर ख़ारजा साहब कर रहे हैं पाकिस्तान की पार्लियामान के अंदर खड़े होके। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के दस्तूर को पहले भी कागज़ का टुकड़ा समझा भी जाता है और करार भी दिया जाता रहा है। तो अब इसका तदारुक करने के लिए ज़रूरी है कि हमें एक पार्लिमानी कमीशन जो है वो कायम करना चाहिए, जो ये हिसाब लगाए कि ये जो कुछ चला है ऑनवर्ड 6 फरवरी से ऑनवर्ड आगे तक, या मैं अगर ये सादा अल्फाज में कहूँ कि अक्टूबर 2021, 6 अक्टूबर 2021 से ऑनवर्ड कल तक, ये एकदम चीज़ें जो हैं ये जो इमरान खान साहब की सियासत है ना जी, वो जिस फोर्स के ऊपर चल रही थी, कल आसिफ अली जरदारी साहब ने कि वो खुदे लाइन लगा हुआ है, एक जुमला कह के वो सारी की सारी सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर दिया है। बेसिकली वो मैसेज पाकिस्तान के उन लोगों को था जो पाकिस्तान की सियासत के खिलाड़ी हैं और जिनको ये लग रहा था कि जनाब के पाकिस्तान की आर्मी का, फ़ौज का, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का डिसिप्लिन आउट हो चुका है। कोई नीचे से कोई खड़ा होगा और कह देगा 2014 की तरह वो जो अमरीकी सफ़ीर था पाकिस्तान में, शुजा नवाज साहब को जिसने इंटरव्यू में कहा था, अगर आपको याद हो, द बैटल फॉर पाकिस्तान की किताब में वो जो उनकी तसनीफ़ है उसमें वो इंटरव्यू किया हुआ है उन्होंने उस वक़्त के जो सफ़ीर था पाकिस्तान में, कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब के साथ 3-4 कोई बंदे थे कोर कमांडर्स, और वो कुछ ना कुछ चाह रहे थे कि तख्ता उल्ट दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन जनरल रहील शरीफ साहब जो थे वो नहीं थे, उसमें ऑन बोर्ड नहीं थे। और उन्होंने जब उनके नोटिस में ये बात आई तो उन्होंने फारिग कर दी, सारा कुछ, सब कुछ फारिग हो गया। तो इसमें सबक था, इसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ियों के लिए सबक था, लेकिन पाकिस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ी शायद किताब नहीं पढ़ते, शायद हालात से आगाह नहीं रहते। मैं शेख रशीद साहब का हवाला दे रहा हूँ आपको, मैं आपको इमरान खान साहब का हवाला दे रहा हूँ, मैं असद उमर साहब का, फवाद चौधरी साहब का जिक्र कर रहा हूँ, मैं परवेज़ इलाही साहब का जिक्र कर रहा हूँ, कि जिनको लग रहा था कि नहीं है ये कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड है, भी गल्ला ही ने कुछ नहीं है, बस थल्यों कम पैन है। मैं बहुत एहतियात के साथ ये सारी बात आप तक जो है वो कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल असल में हुआ क्या है। कल इधर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वालिद साहब जनाब आसिफ अली जरदारी ने एक जुमला बोला है, और आज परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको याद आ गई कि DGISP-R ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं यूँ कहूँ कि DGISP-R की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो परवेज़ इलाही साहब का ये वाला जनाब जो बयान है ये सामने नहीं आया। मेरे पास ये पड़ा हुआ है, अगर आप कहते हो तो मैं आपको पढ़ के इसकी चंद लाइनें सुना देता हूँ कि वो बाजवा साहब की शान में कसीदा गोई करते हुए वो ज़मीनों आसमान के किलाबे मिला रहे हैं। सर बाजवा साहब पहले भी यहीं पे थे, बाजवा साहब कल भी यहीं पे थे, बाजवा साहब उस वक़्त भी यहाँ पे थे जब आप टेलीफोन वसूल करके अपोजिशन से, उस वक़्त की अपोजिशन से मिलने के बजाय बनी गाला पहुँच गए थे। वो किसका टेलीफोन था, उस टेलीफोन के पीछे कौन था, ये आपको बताना पड़ेगा। ये जब अगर पार्लिमानी कमीशन बनता है तो उस वक़्त पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के ख़िलाफ़ कौन साजिश कर रहा था, ये भेद सारे खुल जाने हैं। तो बेहतर है आप खुद ही बता दें, नहीं बताएंगे तो मुश्किल होगी। और बाजवा साहब तब भी थे, तब भी उन्होंने रद्दुल फसाद भी किया था,
तब भी उन्होंने दहशत गर्दों के खिलाफ, जिनके बाप जिक्र कर रहे हैं कि जनाब कि उन्होंने हमेशा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बड़े मज़े का लतीफ़ा लग रहा है कि जी अचानक उनको याद आ गया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशत गर्दी के खात्मे में नाकाबिल फरामोश खिदमात अंजाम दी। आलमी सतह पर मुल्क कौम के वक़ार को बुलंद करने के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा की खिदमात काबिल तहसीन। अब उन्होंने याद आया है। क्यों याद आया अब आपको? अब आपको इसलिए याद आया है कि किसी ने आपको, वो जो सियासत का एक खिलाड़ी है ना, उसने आपके लिए आपको बताया है कि होश करो, वो खुडे लाइन लगा हुआ है जिसके पीछे तुम ढोल के ऊपर नाच रहे हो। ये वो मतलब हम तो डूबे हैं, तुझको भी ले डूबेंगे सनम, वो वाला मामला आप लोगों के साथ होना है। तो फ़ौरन उनको जो है वो खिदमात और उनकी जो काबिलियत जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की चेते आ गई। तो ये जो फसाद है, ये फसाद जो है ये किसी तरफ लगेगा, अब इसको लगना चाहिए। और ये इमरान खान साहब के गुब्बारे से जो इन लोगों ने जिस गलत फहमी की बिना के ऊपर हवा भरी हुई है ना, वो हवा भी निकल जाएगी। तो पॉइंट इसमें ये है कि बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, हाँ जी। तो ये जो है ना जी, कूचे से जो निकला जा रहा है उनके लिए सबक है, और वो सबक ये है कि अपनी हदूद में रहना चाहिए। ये जो एक होती है ना एम्बिशियस होना, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन जब एम्बिशंस जो है वो आपको दस्तूर और कानून और अखलाकियात के दायरों से जो निकाल दे, वो एम्बिशन जो है वो आपके गले पड़ जाती है, जो इस वक्त उनके गले में पड़ चुकी हुई है। तो मशवरा तो खैर क्या किसी को देना, लेकिन ये कहना ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान के रियासती योद्धे होते हैं वो किसी कानून और रसूल के ताबे होते हैं, और किसी भी रियासत के। तो पाकिस्तान भी एक रियासत है, इसको रियासत ही रहने दे, वो रियासत जो एक दस्तूर के मुताबिक चलती है। इसको बनाना रिपब्लिक ना बनाएं, वरना हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। ये सबक जो है, ये मुझे यकीन है कि जो आने वाले हमारे ओहदेदार हैं, रियासती ओहदेदार, वो इससे सबक सीखेंगे। और जो पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत ने फ़ैसला किया है ए पॉलिटिकल होने का, कल आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। हमारा मुतालबा क्या था, जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, कि पाकिस्तान की फ़ौज सियासत में अपना किरदार ख़त्म करे, गैर सियासी रहे। तो जनरल बाजवा साहब ने वो मुतालबा मान लिया है यार, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उनको, या उनके ऊपर तनकीद करनी चाहिए। फ़र्क ये है कि हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं और इमरान खान साहब एंड कंपनी उनको इस पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उनको टारगेट कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के दस्तूर के ख़िलाफ़ है। और भुट्टो साहब जो है ना, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए और इंक्वायरी करके कुछ लोगों के ऊपर, उनमें सियासतदान, कुछ सियासी अफराद और कुछ गैर सियासी अफराद, मेरा इशारा जिस तरफ है वो आप समझ रहे हैं, उन पर आर्टिकल 6 लागू किया जाए। ये उनका मुतालबा है, आज मुतालबा है, कल को शिद्दत भी पकड़ सकता है। तो लिहाजा जान बचा के जियो। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।